हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम इन आवर नेक्स्ट वीडियो ऑफ वेक्टर्स। आज हम लोग वेक्टर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका फिजिक्स एंड मैथ्स के अंदर। फिजिक्स के लिए तो बेहद ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिजिक्स के कई सारे कॉन्सेप्ट्स वेक्टर का बहुत कोर तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपको वेक्टर्स नहीं पता, वेक्टर्स के एप्लीकेशन नहीं पता, तो आपको फिजिक्स के वो कॉन्सेप्ट बहुत प्रॉब्लम देने वाले हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं तो 11th क्लास का रिलेटिव वेलोसिटी। बच्चा 11th में आते ही डर जाता है कि ये क्या कॉन्सेप्ट आ गया। फिजिक्स में जब आप 12th क्लास फिजिक्स की बात करेंगे तो 12th क्लास फिजिक्स के अंदर आपको पूरा पार्ट 1 समझ लीजिए। आपका पूरा जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 फिजिक्स, उसके अंदर वेक्टर्स का बहुत इस्तेमाल है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। तो हम वेक्टर्स को दो तरीके से समझेंगे। पहला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे कि वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, उनको कैसे प्लस माइनस किया जाता है। और दूसरे कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग समझेंगे कि वेक्टर्स की एप्लीकेशन क्या है, कि वेक्टर्स जो ये वेक्टर्स कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, ये हमारे फिजिक्स में कहां-कहां पर कैसे-कैसे अप्लाई होगा, ताकि आपको फिजिक्स या मैथ्स के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स है वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आने लग जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो वेक्टर्स में सबसे पहले हम लोगों ने अभी जो भी हमें अभी तक मैं किसी भी बच्चे से पूछता हूं, चाहे 9th का हो चाहे 11th का हो, वो मुझे यही बोलता है कि सर अ क्वांटिटी which has magnitude and direction, एक ऐसा क्वांटिटी जिसके अंदर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है उसको मैं वेक्टर कहता हूं। मैंने कहा अच्छी बात है बेटा, तो जरा ये बताओ कि वेक्टर के एग्जांपल क्या है ना। तो अब देखो डायरेक्शन की बात चल पड़ी, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये समझनी है जरूरी, कि जो फिजिक्स और मैथ्स है ये दोनों एक दूसरे के आप एक समझ लीजिए पूरक हैं। पूरक इसको मैं कहूंगा इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट है। हमारा जो फिजिक्स और मैथ्स पढ़ने का तरीका क्या है, अगर मैं आपको रियल एप्लीकेशन के तरीके से समझाऊं, तो हम फिजिक्स के अंदर अपनी प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, उसका एक मॉडल तैयार करते हैं। और वो मॉडल तैयार करने में हमें मदद कौन करता है? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की हेल्प लेकर के हम अपना फिजिकल मॉडल तैयार करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथ्स। जहां भी कैलकुलेशन पार्ट आएगा वहां पर मैथ्स हमें मदद करेगी। तो यहां पर वेक्टर्स में आप देखेंगे कि वेक्टर्स के अंदर हम मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। हम दो तरीके से बात करके चलेंगे, एक हमारे रियल वर्ल्ड के एग्जांपल्स और एक हमारे जो हम एनालिटिकल हमारे जो कंडीशंस हैं जिसके थ्रू हम एनालाइज कर रहे हैं। तो यहां पर हम दो कॉन्सेप्ट देखें। अगर स्केलर एंड वेक्टर, मैं आपको आम आदमी की भाषा में समझाऊं, स्केलर एंड वेक्टर। अगर आपकी दुकान पे चावल लेने हैं, चावल वाले भैया को, ग्रोसरी वाले भैया को क्या बोलते हैं? भैया 2 किलो चावल दे दीजिए बस। अब इतनी बोल रहे भैया 2 किलो चावल देना ईस्ट डायरेक्शन में, इसका क्या मतलब होगा? वो कहेगा भैया ये कौन सा चावल मांग लिया आपने? हाँ, लेकिन जब आप कहीं पे आप लाइक लेट्स से आपका कहीं सिलेक्शन हुआ, आर्मी या एयरफोर्स, कहीं पे भी आपकी ट्रेनिंग चल रही है, आपके कमांडर ने आपको कहा कि रन 5 किलोमीटर्स, आप खड़े हो 5 किलोमीटर दौड़ना है। सर अच्छी बात है, बट प्लीज डायरेक्शन भी तो बताइए, किधर दौड़ो? 5 किलोमीटर ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, कहां पर? डू नॉट नो। हाँ, कमांडर ने आपको कहा कि चलिए आप ईस्ट में दौड़ जाइए, आप फिर भी खड़े हैं। सर ईस्ट में दौड़ना है ठीक है, मगर कितना मैग्नीट्यूड? ईस्ट में दौड़ते दौड़ते ईस्ट इंडिया पहुंच जाऊं क्या? हाँ, दैट इज नॉट कंप्लीट इंफॉर्मेशन। कंप्लीट इंफॉर्मेशन कब होगा कि ओके आप 5 किलोमीटर दौड़ो इन ईस्ट डायरेक्शन, राइट? तो जहां पर हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ेगी किसी क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए, उसको हम कहेंगे वेक्टर, राइट? और स्केलर वो क्वांटिटी है जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे काम करता है, जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, वहां पर डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता।
मैं अगर हम लोग अगर चलते हैं, चाहे हम सीधे जाएं चाहे पीछे आए, भाई हमारा शरीर कुछ काम कर रहा है कि नहीं, वर्क डन कर रहा है। तो वर्क डन हमारा डायरेक्शन पे, अगर हम उसका मैग्नीट्यूड देखेंगे तो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हम लोग वेक्टर्स में पढ़ेंगे दैट इज पोजीशन वेक्टर। सबसे पहले हमें समझना है कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। तो आपने देखा हमारे पास कितने डायमेंशंस हैं? वी हैव 3 डायमेंशंस, x, y एंड z। दिस इज किसी भी कोऑर्डिनेट को, अगर कोई भी पॉइंट है 3 डायमेंशन में है तो उसका कोऑर्डिनेट होगा x, y एंड z। ठीक है? तो अगर हम इसकी पोजीशन लेते हैं, कहीं भी किसी भी पॉइंट की पोजीशन लेते हैं, तो हम एक रेफरेंस पॉइंट से उसकी पोजीशन निकालते हैं। ओरिजिन से हमने इसका रेफरेंस लिया a, है ना? आपने किसी ने कहा कि भाई अच्छा एक बात कर, ये ट्यूबलाइट कहाँ है? रूम में आप हैं, अभी मेरे रूम में ट्यूबलाइट जल रही है। मैं अपने यूजुअली ये क्वेश्चन अपने स्टूडेंट से जरूर पूछता हूँ, जो मेरे साथ क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहे होते हैं, कि बेटा ट्यूबलाइट कहाँ पर है? कई बच्चे ऐसे करते हैं, हाँ, यूजुअली हम ये ऐसे इसी तरह से इशारा कर देते हैं, लेकिन ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना, सर वो देखिए वो रेड ट्यूबलाइट है ना। हमने क्या करा? पॉइंट कर दिया। तो ये जो पॉइंट करना था, ये आपने क्या बताया? एक पोजीशन बताया ना, सर वो देखिए वो रेड ट्यूबलाइट, राइट? तो ऐसे ही कोई भी अगर पॉइंट है x, y, z, हम उसका पोजीशन वेक्टर निकालना चाहते हैं, तो उसके पोजीशन वेक्टर को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो a के ऊपर एरो लगा के, एरो लगाने से पहचान होगी कि हाँ ये वेक्टर है, और o मींस ओरिजिन, राइट? तो ओरिजिन से हमने उसका पोजीशन पता लगाया है। तो किसी भी पॉइंट को हमें अगर पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो उसको xi yj प्लस zk में कन्वर्ट कर देंगे। अब ये ij के क्या है? ijk, ये जो ijk है ये हमारे पोजीशन वेक्टर्स, ये हमारे यूनिट वेक्टर्स हैं। क्या है? यूनिट वेक्टर्स ऑफ x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। अब इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूं, ijk क्या है। अगर आपने कोई लेटर लिखा, इस लेटर पे आपने एड्रेस लिखा और आपने यहां पर क्या लगा दिया? स्टैम्प लगा दिया। तो जो पोस्ट ऑफिस में पहले मैनुअल सॉर्टिंग होती थी, मैनुअली लेटर सिलेक्ट करते थे, आजकल तो ऑटोमेटिक सिस्टम है सारा। तो जब वो सिलेक्ट कर रहे हैं, लेटर बॉक्स में से लेटर निकाल के लाए हैं, तो उनके पास एड्रेस पढ़ने का टाइम थोड़ी होता था। वो क्या देखते थे? स्टैम्प देखते थे। अच्छा स्टैम्प इंडिया का है, इंडिया के बॉक्स में चला गया। स्टैम्प फ्रांस का है, फ्रांस के बॉक्स में चला गया। स्टैम्प से पता लगता है ना कि ये लेटर कहां जा रहा है। अगर ये यहां पर फ्रांस का स्टैम्प लगा है, दैट मींस दिस लेटर इज गोइंग टुवर्ड्स फ्रांस। हमने बोल दिया कि भाई वेलोसिटी इज 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, वेरी गुड जी, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, मगर डायरेक्शन क्या है हमारी वेलोसिटी का? किस तरफ हमारी गाड़ी जा रही है? डू वी नो? नहीं पता। मगर अगर मैं इसको ऐसे बोल दूं कि वेलोसिटी ये क्या है? 30 i है, तो इससे मुझे डायरेक्ट इंफॉर्मेशन मिल गई कि जो मेरी गाड़ी है या कुछ भी जो जिस वेलोसिटी हो रहा है, दैट इज गोइंग इन x एक्सिस, x एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहा है। क्लियर? अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं 30i प्लस 40j, तो इतना देख के इस वेलोसिटी को देख के इतना पता लग गया कि हाँ अब मेरी जो गाड़ी है वो कहीं ना कहीं 2 डायमेंशन में है, यानी कि xy प्लेन में चल रही है, क्योंकि z कोऑर्डिनेट है नहीं। तो अगर मैं इसमें k लगा दूं, एक और मैंने ऐड कर दिया k, तो इसका मतलब क्या है? देखते ही पता चलेगा कि हाँ अभी हम 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं। तो वेक्टर्स जो हैं, वेक्टर्स हमें बहुत मदद करते हैं, खास करके मैकेनिक्स के अंदर। मैकेनिक्स बोले तो मोशन, जब हम 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशनल मोशन की बात करेंगे, 11th मार्क के लिए तो बहुत खास करके जाना ये टॉपिक बहुत जरूरी है। अंडरस्टूड? तो i, j और k जो है, i, j और k आपके x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, i, j एंड k।
चलिए, तो कोई भी अगर हमने पॉइंट दिया, उस पॉइंट को पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, सिंपली कुछ नहीं, उसके साथ आई के लगा दो। अगर मैंने कहा कि एक ऑब्जेक्ट है, उसकी पोजीशन ये है 4, 5, -3, इसकी पोजीशन बताओ, इसका पोजीशन वेक्टर बताओ, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? ओए हो जाएगा हमारे पास 4i plus 5j minus 3k. This will be the position vector. हाँ, क्लियर? तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है पोजीशन वेक्टर का। अब इसके बाद हम दूसरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसमें हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अब देखो हम लोग हमेशा एक जगह पे बैठे थोड़ी रहते हैं, है ना? अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर इमेजिन करो सब कुछ बैठा ही रहता, कभी मूव भी नहीं करता, तो हमारे फिजिक्स के कई चैप्टर तो खत्म ही हो जाते। मैकेनिक्स तो होता ही नहीं कभी, जिसके अंदर हम स्टडी ऑफ मोशन की बात करते हैं। हाँ, तो जब हम देखेंगे कि अगर किसी बॉडी ने क्या करा, अपना पोजीशन चेंज किया फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, पॉइंट ए, दिस इज x1 y1 z1, मान लेते हैं इनिशियल पोजीशन था, a से b में चला गया, x2 y2 z2, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? इसको ऐसे लिखाएंगे a to b। आई होप कि आपको पता होगा डिस्प्लेसमेंट क्या होती है एंड व्हाट इज डिस्टेंस। अगर नहीं क्लियर है तो फिर आप मैकेनिक्स वाला मेरा वीडियो देखिए, मैकेनिक्स पार्ट 1, जिसके अंदर हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन डिस्कस करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमको बताएगा कि किसी पार्टिकल ने अपना पोजीशन कितना और किस डायरेक्शन में चेंज किया, दैट इज गिवन बाय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये हमको क्या देता है? इट gives ये समझ लीजिए कि by how much and in which direction an object has changed its position। अब एक बात बताओ, अगर मैं कहूं ये लाइन कहां जा रही है, A to B, अगर मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, अब मैंने आपसे बताओ इसकी डायरेक्शन क्या है लाइन की? इसकी कोई डायरेक्शन है? देयर इज नो डायरेक्शन। कैसे बताएंगे भाई? देयर इज नो एरो। मगर अगर हमने एक एरो ये लगा दिया, तब हमें बताया कि हाँ भाई A से B जा रहा है, इट इज गोइंग फ्रॉम A to B। अगर हमने एरो ऐसे लगाया होगा तो हमें ये पता लगता कि हाँ तो B से A आ रहा है। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है हमारा, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम जब ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तो इससे हमें दो इंफॉर्मेशन मिलती है कि A जो है हमारा, दिस इज इनिशियल पॉइंट, B इज फाइनल पॉइंट। B क्या है? फाइनल पॉइंट है। A इज द इनिशियल पॉइंट एंड B इज द फाइनल पॉइंट। और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं OB माइनस OA में, OB माइनस OA। क्लियर? हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होगा। अब ये फॉर्मूला कहां से आया, ये हम लोग अभी थोड़ी देर कुछ टाइम बाद डिस्कस करेंगे, जब हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे तब। क्लियर? तो अगर मैं आपको बोल दूं कि ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, पोजीशन 3, 5, 2 पे बैठा था, और वहां से चला गया पोजीशन 6, 2, 5 पर, तो AB वेक्टर निकालो। AB वेक्टर निकालना है, तो AB वेक्टर निकालने के लिए पहले मुझे पोजीशन वेक्टर चाहिए। OA कितना हो जाएगा मेरा? 3i प्लस 5j प्लस 2k। OB वेक्टर कितना हो जाएगा? 6i प्लस 2j प्लस 5k। और जब मुझे AB वेक्टर चाहिए, तो AB वेक्टर का फॉर्मूला क्या है? हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल, OB माइनस OA, तो दिस इज 6i प्लस 2j प्लस 5k माइनस A वेक्टर 3i प्लस 5j प्लस 2k।
अब देखो माइनस करने के लिए याद रखो, जैसे आपने x y z का प्लस माइनस करते हैं, आप i वाले को i के साथ, j वाले को j के साथ और k वाले को k के साथ प्लस माइनस करना है। तो 6i - 3i हमारे पास कितना आ जाएगा 3i, 2j - 5j - 3j, 5k - 2k प्लस 3k। दिस इज आवर AB वेक्टर। क्लियर? इस तरीके से हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालेंगे। क्लियर है? चलिए, तो अब आप लोग अपने प्रैक्टिस के तौर पर आप लोग BA वेक्टर भी निकाल सकते हैं। BA वेक्टर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, OA माइनस OB। ओके, चलो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन को देख लिया कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपल सी बात है। जब मैं अगर बोलूं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, तो कोई भी दो वेक्टर है अगर मेरे पास a और b है ना, मान लेते हैं, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें a प्लस बी करना है तो i वाले को i से प्लस कर दो, j वाले को j से और k वाले को k से। j 0 हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास k टाइप प्लस 70 बचेगा। अगर हमें माइनस करना है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ब्रैकेट लगाइए, साइन चेंज होंगे, a माइनस b, 5i माइनस 2j प्लस 3k, तो हमारे पास 3i माइनस 5i माइनस 2i, 2j माइनस माइनस प्लस 2j, तो दिस बिकम्स 4j, 4k माइनस 3k, दिस बिकम्स प्लस k। तो आपके पास a माइनस b का वैल्यू आ गया माइनस 2i प्लस 4j प्लस k। क्लियर? इस तरीके से हम प्लस एंड माइनस करेंगे। देखिए अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास वेक्टर्स के अंदर, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। अब हम देखेंगे कि किसी भी एक वेक्टर से हम उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, राइट? तो हमने जैसे देखा कि भाई हम गुलाब जामुन खाते हैं, बर्फिया खाते हैं, उसके अंदर खोया डलता है, तो वो जो खोया है वो कहां से निकल रहा है, दूध से निकल रहा है। जो हम घी खाते हैं, बटर खाते हैं, वो भी सब दूध के अंदर ही हमारा कहीं ना कहीं छुपा हुआ है ना, तो हमको एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए। हाँ, तो अब हम देखेंगे कि अगर कोई भी वेक्टर है, उस वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड कैसे पता लगाएंगे और उस वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर कैसे पता लगाएंगे। तो मान लेता हूं कि मेरा कोई भी एक वेक्टर है, लेट r मेरा कोई भी वेक्टर है, xi प्लस yj प्लस zk, है ना। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, r वेक्टर का मैग्नीट्यूड, that will be under root of x square plus y square plus z square, यानी कि i का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, j का कोएफिशिएंट का स्क्वायर और k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर निकाल देंगे। तो दिस विल गिव यू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ओके, तो अगर अभी हमने जो पिछले एग्जांपल किया था, पिछले एग्जांपल में हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला था, उस डिस्प्लेसमेंट का हम वेक्टर निकाल सकते, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं बड़े आराम से। मान लीजिए आपके पास फॉर एग्जांपल AB वेक्टर आपके पास ये आया था, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, मुझे याद नहीं, मान लेता हूं मेरा AB ये आया है, AB is 3i plus 2j plus 3k। तो AB का मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालना चाहता हूं तो इसके मैग्नीट्यूड को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, अगर माइनस है तो माइनस का स्क्वायर लेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो दिस इज 9 plus 9 18, 18 plus 4 अंडर रूट ऑफ 22। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AB। क्लियर? तो ऐसे हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है यूनिट वेक्टर, हमें पता करना है किसी भी वेक्टर का। हाँ, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये भी एक क्या है, वेक्टर का कंपोनेंट है व्हिच इज द डायरेक्शन, जो हमें क्या देगा, डायरेक्शन देगा। यहां पर आकर के अधिकतर बच्चे 99.9 बच्चे यहां पर कंफ्यूज होते हैं कि सर आपने कहा कि यूनिट वेक्टर हमें डायरेक्शन देता है, ठीक है, वेरी गुड, मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, फिर आपके दिल में जो सवाल उठेगा, ये हर एक बच्चे के दिल में सवाल उठता है। मैं भी जब स्टूडेंट था अपने जमाने में, तो मेरे दिल में भी यही सवाल उठा था, मगर उसका मैंने आंसर ढूंढ लिया और उसी का मैं आपको जवाब दूंगा कि आपको कैसे उस सवाल का कैसे आपको जवाब मिलेगा। तो
अगर हम देखें कि मान लेते हैं मेरा कोई भी एक वेक्टर है xi प्लस yj प्लस zk, और अगर मैंने निकाला इसका यूनिट वेक्टर को इस तरह से निकाला जाता है r वेक्टर डिवाइडेड बाय its मैग्नीट्यूड, r कैप इज इक्वल्स टू r वेक्टर डिवाइडेड बाय its मैग्नीट्यूड। उसके मैग्नीट्यूड से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं AB वेक्टर का मैं AB वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना चाहता हूं, तो AB वेक्टर का यूनिट वेक्टर हो जाएगा मेरे पास AB वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, यानी कि 3i प्लस 2j प्लस 3k 3i प्लस 2j प्लस 3k डिवाइडेड बाय अंडर रूट 22। ये आ गया मेरे पास यूनिट वेक्टर। अब बच्चों के दिमाग में सवाल खड़ा हुआ कि सर ये कैसे हमको डायरेक्शन बता रहा है, हाउ इज इट पॉसिबल? तो देखिए जरा, इसको समझने के लिए हमको थोड़ा सा मैथ्स समझना पड़ेगा। मैं अब आपको समझाता हूं कि वेक्टर और मैथ्स के बीच में क्या रिलेशन है। जब हम कोई भी, मैंने अभी आपको एक पोजीशन वेक्टर आपको बताया था कि अगर हम कोई भी एक वेक्टर लेते हैं x y z, मान लो मुझे इसका ये कोऑर्डिनेट नहीं पता, मुझे सिर्फ ये x y z ये पॉइंट ये r वेक्टर पता है बस। अब ये जो r वेक्टर है ये 3 कंपोनेंट से बना है कि नहीं? मैंने r वेक्टर इस तरीके से लिखा था xi प्लस yj प्लस zk। जैसे आपको मैथ में कुछ भी नहीं पता होता आप x मान लेते हो, ऐसे हमें भी वेक्टर नहीं पता ये वेक्टर की वैल्यू क्या है, तो मैंने इसको r वेक्टर मान लिया। r इज एनी जनरल वेक्टर जिसके अंदर x कोऑर्डिनेट xi yj और z zk है। इसके अंदर 3 कंपोनेंट है, एक ये x वाला, ये y वाला और ये z एक्सिस वाला। अगर आप देखें तो जो मैंने यूनिट वेक्टर निकाला, ये यूनिट वेक्टर के अंदर मैं इसको अगर ऐसे लिख लूं 3 by under root 22 I plus 2 by under root of 22 J plus 3 by under root of 22 K, मैंने इसको ऐसे लिख दिया अपने यूनिट वेक्टर को। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो यूनिट वेक्टर है, ये जो मान लीजिए वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन भी इसी तरह होगी, जिस तरफ एरो है उसी तरफ डायरेक्शन भी होगी कि नहीं होगी? अब ये वेक्टर देखो x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है कितना, मान लेता हूं अल्फा, y एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है बीटा और z एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है गामा। तो अगर मैं इस वेक्टर की पोजीशन या डायरेक्शन निकालना चाहता हूं तो मैं एंगल्स अगर मुझे पता है तो भी मुझे इसकी डायरेक्शन मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? ये मान लीजिए एक गन है, दिस इज गन, ये गन रखी है ऐसे, राइट? अभी एंगल कितना डिग्री है इसका हॉरिजॉन्टल के साथ? 0 डिग्री। 0 डिग्री एंगल पे रखी है, स्ट्रेट इस डायरेक्शन में फायर करेगी। अगर मैंने इसका एंगल बढ़ाना शुरू करा, मैंने इसको रेज करना शुरू करा, जब मैंने इसको रेज करा तो एंगल बढ़ रहा है ना, एंगल बढ़ने से क्या है, इसकी डायरेक्शन पे फर्क नहीं पड़ा क्या? पड़ा ना? जब हमने एंगल वेरी किया तो एंगल वेरी करने से अब इसकी डायरेक्शन पे जो फायर लाइन ऑफ फायर है वो बदल गया। तो कहने का मतलब है कि अगर हमें डायरेक्शन पता लगानी तो अगर हमें एंगल पता लग जाए तो एंगल से भी हम बात बना सकते हैं। तो इन एंगल्स की मदद से हमको 3 चीजें मिलती हैं जिनको हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन्स। दीज आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन्स, जो हमको डायरेक्शन बताने में मदद करते हैं। तो ये जो हमारा यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर में जो हमको वैल्यू मिलती है वो cos अल्फा के बराबर होती है। ये जो हमको वैल्यू मिलती है ये cos बीटा के बराबर होती है। ये जो वैल्यू होती है ये cos गामा के बराबर होती है। ये हमको बताएगा कि x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना है, y एक्सिस के साथ कितना एंगल बना है और z एक्सिस के साथ कितना एंगल बना है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे यूनिट वेक्टर में हमको डायरेक्शन दी। क्लियर? आई होप कि आपको
कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि कैसे हम एक यूनिट वेक्टर से हमको डायरेक्शन मिलती है। ओके, चलिए, तो कभी भी आपको किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो सिंपल उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। चलिए, अब नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट देखेंगे हमारे इस वेक्टर्स पार्ट के अंदर, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। हम लोग बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की, कि अब वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे करा जाए, है ना भाई। 3 into 3 कितना होता है, 9 होता है। या बेस्ट एग्जांपल 4 into 3 ले लेते हैं, 4 into 3 12, 3 into 4 वो भी 12 होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वेक्टर्स ऐसे मल्टीप्लाई नहीं होते, है ना, वेक्टर्स ऐसे मल्टीप्लाई नहीं होते। वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने का अलग तरीका है, ठीक है। तो उन तरीकों के बारे में हम जानेंगे कि हमारे पास कितने तरीके से हम वेक्टर्स का प्रोडक्ट करते हैं। ओके, चलिए, तो हमारे पास दो तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं। एक हमारे पास है डॉट प्रोडक्ट, जिसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है, और एक हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट, जिसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है। इसको मैं ऐसे डिवाइड कर देता हूं। तो डॉट प्रोडक्ट मैंने इसलिए कहा क्योंकि ए डॉट बी से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। स्केलर इसलिए कहा क्योंकि इसका जो रिजल्ट होता है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। जो रिजल्ट है, रिजल्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट इज स्केलर क्वांटिटी। भाई आप एक मेरे को एक बात बताओ, दूध हम ले लेते हैं, दूध एक कॉमन कमोडिटी है। आप उस दूध को उबालते रहो, बहुत देर तक उसको बॉईल करते रहो, तो आपको क्या मिलेगा, आपको कुछ एक जो लास्ट में बचेगा उसको हम बोलते हैं खोया, है ना, उसको हम खोया बोलते हैं। और वही दूध अगर आपने दही बना करके आपने उसको ब्लेंड करना शुरू कर दिया, ब्लेंड कर रहे हैं बहुत देर तक आपने उसको चलाते रहे, ब्लेंड करते रहे, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा उसके ऊपर फ्रॉथ मतलब फॉर्म के टाइप में दैट इज घी। तो दो अलग अलग प्रोसेस हैं, दो अलग अलग प्रोसेस से आपको दो अलग अलग प्रोडक्ट आउटपुट मिले। उसी तरीके से हमारे वेक्टर्स को अगर हम डॉट के तरीके से करेंगे तो हमको एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, अगर हम उसको क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमको एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, ठीक है। तो देखिए जरा, तो मान लेते हैं कोई भी हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो जब भी हमें डॉट प्रोडक्ट करना है तो डॉट प्रोडक्ट करने के लिए हमारे पास जो तरीका होता है, इसको टिप आप समझ लीजिए कि सिंपली मल्टीप्लाई द कोएफिशिएंट्स ऑफ I, J and K। सिंपली I, J के कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, आपको डॉट प्रोडक्ट मिल जाएगा। कैसे करना है, एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। A = 3i + 4j + 5k। अब ये करते क्यों हैं, हमने I वाले को I के साथ, J वाले को J के साथ ही क्यों करा, ये हम अभी थोड़ी देर में चर्चा करेंगे, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। अगर मैं A डॉट B करूं तो 3 4 12 + 4 2 8 + 5 3 15, मेरे पास आंसर आ जाएगा 35। तो अब बताओ ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज द स्केलर क्वांटिटी। अब कैसे पता स्केलर है भाई, तो ij है नहीं, ij नहीं है, तो दिस इज द स्केलर क्वांटिटी। तो आपने क्या देखा, जो हमारा रिजल्ट है डॉट प्रोडक्ट का वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसलिए हम इसको डॉट या फिर स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। ओके, वेक्टर प्रोडक्ट देखते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या है और इसको कैसे कहा जाता है। वेक्टर प्रोडक्ट को a क्रॉस b से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड, cos दिस इज sin थीटा इनटू थीटा। कई बच्चों को इतना ही बताया जाता है कि a भी sin थीटा ही होता है, बस कई बच्चे यही इतना ही जान पाते हैं कि वेक्टर माने क्रॉस माने तो a भी sin थीटा। अरे
ए बी sin थीटा इज द ओनली मैग्नीट्यूड पार्ट। ए बी sin थीटा केवल मैग्नीट्यूड है, जबकि a क्रॉस b क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी के अंदर दोनों चीजें होनी जरूरी है, उसका मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन पार्ट। तो जो थीटा है, थीटा गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ a क्रॉस b। ओके, तो अब इसको करते कैसे हैं? इसको करने का तरीका देखो, कहते हैं ना हाथी के दांत खाने के कुछ और, करने के कुछ, दिखाने के कुछ और। तो उसी तरीके से करा कैसे जाता है, जब भी हमें a क्रॉस b करना है तो हम क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेंगे। दिस इज i के पहले a के कोएफिशिएंट्स, फिर b के कोएफिशिएंट्स b1 b2 b3, ये प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब देखो जब हम i की वैल्यू लेंगे, अब देखो डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व किया जाता है। जब हम i की वैल्यू लेंगे तो i वाला कॉलम, वर्टिकल वाले को कॉलम कहा जाता है और हॉरिजॉन्टल वाले को रो कहा जाता है। तो i का कॉलम और रो छुपा दो, क्या क्या दिख रहा है आपको, कौन से कोएफिशिएंट दिख रहे हैं आपको, a2 a3 और b2 b3 दिख रहे हैं। तो इनको हम ऐसे लिख लेंगे, a2 a3 b2 b3। हमेशा हमें प्लस माइनस प्लस लगाकर चलना है। ऐसा क्यों करते हैं, वो अगर मैथ्स वाले बच्चे हैं तो मेरा मैट्रिसेस का वीडियो जरूर देखें, 12th मैथ्स का मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। और अगर बायो वाले बच्चे हैं तो बस वो समझ ले कि हाँ भाई ऐसे प्लस माइनस प्लस किया जाता है। अगर उनको भी मैथ्स में इंटरेस्ट है तो वो भी मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का वीडियो देख लें। अब देखिए, तो यहाँ पर हमने देखा जब j को लेंगे तो j का कॉलम और रो छुपा दो। आपको कौन से कोएफिशिएंट दिख रहे हैं, a1 a3 एंड b1 b3। यहां पर लिखेंगे a1 a3 b1 b3 प्लस k को जब हम लेंगे, जब k को लेंगे तो k को ऐड कर दो, a1 a2 एंड b1 b2। ठीक है, अब क्या करना है, पहले डाउन एरो फिर अप एरो, डाउन एंड फिर अप, डाउन एंड फिर अप। हमेशा डाउन वाले से शुरू करेंगे, अप वाला माइनस लेंगे, a2 b3 माइनस b2 a3 माइनस j a1 b3 माइनस b1 a3 प्लस k, दिस इज a1 b2 माइनस b1 a2। ठीक है, इस तरीके से हमें करना है। अब आपको इतना कठिन तरीका याद करने की जरूरत नहीं है, आपको देखना है कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। मैं आपको एक क्रॉस प्रोडक्ट करके दिखाता हूं। हमने जो दो वेक्टर लिए हैं a और b, इन्हीं का हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। जरा देखो, जरा कैसे इनको क्रॉस किया जाता है, a क्रॉस b। a क्रॉस b हमारे पास आ जाएगा i j and k। a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3 4 5, b की वैल्यू आ गई 4 2 3, i प्लस माइनस प्लस, i लिया तो 4 5 2 3। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी तो आप डायरेक्ट निकालना शुरू कर देंगे। j लेंगे तो 3 5 4 3, है ना। ये वैल्यूज कैसे ले रहा हूं मैं कि जो हमने लिया उसी का रो और कॉलम हाइड कर दो, तो जो आपको कोएफिशिएंट दिख रहे हैं वो रख लेंगे हम 3 4 4 2। अब सिंपलीफाई कर लो, i लिया तो 4 3 जा 12 माइनस 5 हो जाए 10 माइनस j 9 माइनस 20 प्लस k तो 6 माइनस 16। अब इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, 2i माइनस माइनस प्लस 11j माइनस 10k। इस तरीके से हम a क्रॉस b निकालेंगे। तो आपने क्या देखा, यहां पर जब हमने a क्रॉस b किया तो आपको आउटपुट जो मिला वो कैसे मिला, एक वेक्टर क्वांटिटी मिला। एंड दिस वेक्टर क्वांटिटी, इसी की वजह से हम इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो ध्यान रखो कि अगर कभी भी जो रिजल्ट है, रिजल्ट इज ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी। रिजल्ट हमेशा क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो अब हम इनके बारे में और डिस्कस करते हैं कि ये जो हमने डॉट प्रोडक्ट में कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई करे, ऐसा हमने क्यों किया, और क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर जो हमारा आंसर मिला हमको, ये हमको किस तरीके से मिलेगा, हमने क्रॉस प्रोडक्ट को ऐसे क्यों सॉल्व किया। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्लियर?
चलिए, आई होप कि आपने ये नोट कर लिया होगा, समझ में आया होगा आपको डॉट प्रोडक्ट। आप फिजिक्स की कोई भी बुक उठा लीजिए, आपको वेक्टर्स उसमें से क्वेश्चंस कर लेने हैं। इस वीडियो के बाद आप वेक्टर का कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे बड़े आराम से। जब आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो पूरा देख लेंगे वेक्टर का, तो आपको वेक्टर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। खास करके जेईई मेंस, जेईई एडवांस वाले बच्चों के लिए वेक्टर सीखना बहुत जरूरी है। नीट के बच्चों के लिए भी वेक्टर उनको बहुत परेशान करता है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, अच्छे से एक एक पॉइंट समझिए। जितना बारी आपको देखना है उतना बार आप इस वीडियो को रिपीट करके देखिए, मगर वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझिए। और अगर इसके बावजूद भी आपको कोई डाउट रहता है, कोई प्रॉब्लम रहती है, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं, मुझे कॉल कर लीजिए, हम लोग वन टू वन डिस्कस कर लेंगे वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट एंड इश्यूज। देखिए, मान लेता हूं कि मेरा ये वेक्टर है, पहले मैं इसके बारे में बात करता हूं, i डॉट i है ना। हमने ये ध्यान रखना है, कोई भी यूनिट वेक्टर होता है, अगर मैं डॉट का फॉर्मूला लगाऊं तो मैग्नीट्यूड ऑफ i इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ i इनटू cos थीटा। थीटा क्या था? एंगल बिटवीन a एंड b। तो हमारे जो दो वेक्टर हैं i और i का मतलब क्या? x एक्सिस एंड x एक्सिस। तो x एक्सिस और x एक्सिस के बीच में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री एंगल होगा कि नहीं? तो i का मैग्नीट्यूड 1, इसका 1 और cos 0 1। तो i डॉट i जो है इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 1 आएगी। आपको ध्यान रखना है कि कोई भी यूनिट वेक्टर है, उस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 मिलेगा, ऑलवेज 1। अगर मैं i डॉट j निकालूं, i डॉट j, तो क्या हो गया? i का मैग्नीट्यूड j का मैग्नीट्यूड cos 90। i और j में कितना एंगल है? दिस इज 90 डिग्री एंगल। तो cos 90 इज 0, तो i डॉट j हमारा क्या हो गया? 0 हो गया। तो इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हमको ध्यान रखना है, i डॉट i हो, j डॉट j हो, k डॉट k हो, दे ऑल आर 1। और अगर हम लिखते हैं i डॉट j लिखें, या j डॉट i, या फिर j डॉट k, या फिर k डॉट i, कुछ भी आप लिख दो, वो सारे क्या होते हैं? 0। दे ऑल आर 0। 0 क्यों हुए? बिकॉज़ देयर एंगल इज 90 डिग्री। तो इसी रीजन की वजह से जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट करते वक्त सिर्फ सिमिलर कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई किया जाता है। i वाले को i से, j वाले को j से, k वाले को k से, जिसके कारण आपको वैल्यू कितना मिलता है? 1 मिलता है। उनके कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। एंड i डॉट, आपने देखा होगा जब हमने डॉट प्रोडक्ट किया, मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको, a 3i + j + 5k, b लेता हूं मैं i + 2j + 3k। और अगर मैं a डॉट b करूं तो मैंने क्या लिखा? 3 × 3। मैंने i डॉट i भी नहीं लिखा, क्योंकि i डॉट i क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 × 2 2 + 5 = 15, तो 18 + 2 20। तो हमारे पास a डॉट b कितना आ गया? 20 आ गया। ओके। जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट की बात करता हूं, तो क्रॉस प्रोडक्ट में याद रखो कि i क्रॉस j क्या होता है मेरे पास? k, j क्रॉस k होता है i, एंड k क्रॉस i होता है j। हमेशा वेक्टर जो क्रॉस प्रोडक्ट है, याद रखो इसको हम साइक्लिक ऑर्डर में लेके चलेंगे। किस ऑर्डर में? साइक्लिक ऑर्डर में। इसको याद रखने का तरीका ये, i j एंड k, यानी कि अगर हमने i और j को क्रॉस किया तो हमको k मिलेगा, j और k को क्रॉस किया तो i मिलेगा, और k और i को क्रॉस किया तो j मिलेगा। अगर हम साइक्लिक ऑर्डर में चल रहे हैं तो प्लस पॉजिटिव रहेगा। अगर हमने साइकिल बदल दी, यानी कि अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया j क्रॉस i, तो उसको -k लिखूंगा, k क्रॉस j को -i लिखूंगा, और अगर i क्रॉस k है तो दिस विल बी माइनस ऑफ j। याद रखो, ठीक है।
तो इस कारण से हमने क्रॉस प्रोडक्ट को हमने डिटरमिनेंट की हेल्प से सॉल्व किया। ओके, तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर हमेशा याद रखना है कि अगर कभी भी हमारे कोई भी दो वेक्टर्स हैं ए और बी किसी एंगल थीटा पर, इनका जो एंगल जो इनका रिजल्ट है ए क्रॉस बी वो हमेशा इन दोनों के परपेंडिकुलर मिलता है। The vector product A cross B is always perpendicular to both the vectors A and B. जो A और B वेक्टर्स हैं हमेशा इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा आपका रिजल्टेंट। ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, ठीक है? तो याद रखो the A cross B is perpendicular to both A and B। A और B दोनों के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम आगे, एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। चलिए अब हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो सबसे पहला एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट है आपका टू फाइंड वर्क डन। वर्क डन जो होता है वो होता है हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? याद रखिए, इसको मैं ऐसे कर देता हूं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का अगर हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमें वर्क डन मिल जाएगा। F डॉट S से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है? दूसरा जो कॉन्सेप्ट है हमारा दैट इज पावर। पावर एंड वर्क दे बोथ आर वेक्टर स्केलर क्वांटिटीज। जो पावर का फॉर्मूला है दैट इज F डॉट V। V इज द वेलोसिटी, V वेक्टर है हमारा वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है? तो अगर हमें वेलोसिटी वेक्टर पता है, फोर्स F इज फोर्स वेक्टर, F हमारा फोर्स वेक्टर है एंड S इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, तो हम वर्क डन पता लगा सकते हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपके 11th में फिलहाल अभी यूज होगा दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर A on B। आप B on A भी निकाल सकते हो, बट समझो कि प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है। प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि अगर कोई भी एक वेक्टर A है किसी एंगल थीटा पर, जब मैं उसको नीचे लेके आऊंगा डॉट डॉट डॉट, तो ये जो डिस्टेंस बना दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ A on B। इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर ऑन B वेक्टर, राइट? दिस इज B वेक्टर। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है प्रोजेक्शन ऑफ A on B का फॉर्मूला है A वेक्टर डॉट B कैप। A वेक्टर डॉट B कैप। A वेक्टर डॉट B कैप का मतलब क्या हुआ कि A डॉट B डिवाइडेड बाय B मैग्नीट्यूड, ठीक है? ऐसे ही अगर मुझे निकालना हो प्रोजेक्शन ऑफ B on A, तो प्रोजेक्शन ऑफ B on A का मतलब क्या होगा कि B वेक्टर डॉट A कैप। क्लियर? ऐसे करके हम निकाल सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑफ A on B। दूसरा एक बात आपको ध्यान रखना है, मैं चौथी एप्लीकेशन यहां पे लिख देता हूं कि अगर कभी भी A डॉट B क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो इसका मतलब क्या होता है कि A वेक्टर है B के परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलरिटी चेक करना है अगर कभी हमें दो वेक्टर्स का, तो भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? चलिए जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट की बात करूंगा तो क्रॉस प्रोडक्ट में हम सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखेंगे कि अगर हमारे पास A क्रॉस B 0 आ जाए, अगर A क्रॉस B 0 आ जाए तो इसका मतलब है कि A एंड B आर पैरेलल। A और B क्या है एक दूसरे के पैरेलल वेक्टर्स हैं, ठीक है? दूसरा काम हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं एक अपने वेक्टर प्रोडक्ट को, टू फाइंड अ वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B। A और B दोनों के परपेंडिकुलर अगर हमें निकालना है कोई वेक्टर, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? तीसरा जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास
कि अगर हमारे पास कोई भी पैरेललोग्राम है, हम कोई भी एक पैरेललोग्राम ले लेते हैं, इस पैरेललोग्राम के अगर हम कोई भी दो साइड्स वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो इसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वो हमें कौन देगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड से हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पता चल जाएगा। क्लियर? जो फोर्थ कॉन्सेप्ट है हमारे पास, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल बोलता है कि अगर हमारे पास कोई भी एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के कोई भी दो साइड्स हमारे वेक्टर हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो अगर हमने इनको वेक्टर्स के फॉर्म में बनाया हुआ है, तो इसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो हम पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 1/2 ए क्रॉस बी। ये फॉर्मूला है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का। क्लियर? तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ और यू कैन से द थ्योरी ऑफ आवर वेक्टर्स। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये जो वेक्टर्स है, ये हमारे फिजिक्स और मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स में कैसे अप्लाई हो रहे हैं। ओके, तो अगर आपको वेक्टर्स समझ में आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में आप अपने डाउट्स या फीडबैक आप दे सकते हैं कि आपको वीडियो में और क्या इंप्रूवमेंट्स चाहिए, वो सारे चेंजेस आई विल डू। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम and keep watching Himan classes. Bye bye.